हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में। एंड इससे पहले मैंने डीसा और डीआरएम के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद में वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने तरह का के रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं। तो बेसिकली रजिस्टर्ड वैल्यूअर तीन तरह का के होते हैं। एक प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग, एंड तीसरा सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स। इस वीडियो में जिस एसेट्स क्लास पे हम लोग का फोकस रहेगा वो है सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स। अब कुछ ब्रीफ डिस्कशन करते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में। बेसिकली रजिस्टर्ड वैल्यूअर का जन्म कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल 2017 के आने से हुआ है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने IBBI का अथॉरिटी बनाया है सेक्शन 458 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। और 1 फरवरी 2019 के बाद से कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ने स्पेसिफाई कर दिया है कि इन दो एक्ट के भीतर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही वैल्यूएशन कर सकते हैं। हालांकि जिन एक्ट्स में अभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का जिक्र नहीं किया गया है वहां पर अभी भी अनरजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशन कर सकते हैं। और अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अपॉर्चुनिटीज इन रजिस्टर्ड वैल्यूअर सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट कैटेगरी की। अभी देखा जाए तो साइनिंग अथॉरिटी जो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वो कुछ ही एक्टों में लिमिटेड है। इसके अलावा बैंक्स अभी काफ़ी जगहों में वैल्यूएशन के लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर को ही प्रेफर कर रहे हैं। और अभी सबसे ज़्यादा डिमांड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वैल्यूएशन एंड स्टार्टअप वैल्यूएशन के सेक्टर में पड़ रही है। इसके अलावा अभी वैल्यूएशन बिल चांसेस है कि बहुत ही जल्द वैल्यूएशन एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड जैसे ही वैल्यूएशन बिल वैल्यूएशन एक्ट में कन्वर्ट होगी तो उम्मीद है कि 12 और एक्ट जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट, फीमा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, IRDA, बैंकिंग रेगुलेशंस, मनी लॉन्ड्री, सरफासी, ये सारे एक्ट्स में अभी IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा 2017 से पहले करीब करीब हमारे देश में 20,000 के आसपास वैल्यूअर्स थी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में। हालांकि 2017 के रूल के बाद में अभी कुल मिला के 1500 ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन पाए हैं, जो कि बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। और जैसे ही वैल्यूएशन बिल वैल्यूएशन एक्ट में कन्वर्ट होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे देश में और 5 लाख नए असाइनमेंट आएंगे। तो इस वजह से जो भी नए रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनेंगे उनकी डिमांड बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहते हैं सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में। सबसे पहले अगर आप CA, CS, CMA कंप्लीट कर रखे हैं और आपके पास में 3 इयर्स ऑफ मेंबरशिप है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने MBA इन फाइनेंस कर रखा है और आपके पास में 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी एक अनकन्वेंशनल तरीका है, अगर आपने जैसे कि CMA USA कर रखा है, CIMA कर रखा है, ACCA, CPA, ICA, EW एक्सेट्रा सिमिलर कोर्सेज कर रखे हैं, और अगर आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो आप भी ये कोर्स में शामिल हो सकते हैं अगर आपके पास में ये सारे कोर्सेज के साथ साथ 3 साल की एक्सपीरियंस है तो। अब एक छोटा सा सवाल आता है कि जो एम्प्लॉयमेंट में है क्या वो ये कोर्स कर सकते हैं? इसका जवाब ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट में है वो ये कोर्स कर सकते हैं और एग्ज़ाम देके पास भी हो सकते हैं, पर जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तब वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, वरना उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। तो हिंदी का एक मुहावरा जो है हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, ये एम्प्लॉयमेंट वालों लोग के लिए लागू होता है इस केस में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की जर्नी के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक। सबसे पहले आपको चेक करना होगा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा और भी कुछ क्राइटेरियाज है जो कि अगर आपको जानना है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में FAQs का लिंक डाला हुआ है, तो आप डिटेल में वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी पसंद के रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन को मेल या फिर कॉल करना होगा, एंड वो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको डिटेल्स फिल करना होगा, जिसके थ्रू RVOs ये कंफर्म कर पाएंगे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करनी पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेंबरशिप सर्टिफिकेट, और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको RVOs गाइड कर देंगे। एंड सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होने के बाद में RVO आपको प्राइमरी मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड कर देगी। इसके बाद आपको 50 आवर्स ट्रेनिंग के लिए पेमेंट करना पड़ेगा उस RVO को जिस RVO से आपने प्राइमरी मेंबरशिप नंबर ली है। एंड ये जो भी ट्रेनिंग होगी आपकी ये सारी की सारी ऑनलाइन होगी और लाइव होगी। एंड इसके अलावा ये जो ट्रेनिंग है इसे IBBI खुद मॉनिटर करेंगे, तो आप अपनी
जो वीडियो है उसे आपको ऑन ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा 90% मिनिमम अटेंडेंस इसमें चाहिएगी आपको, अगर आपको 50 आवर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए तो। फिर 50 आवर्स ट्रेनिंग के बाद आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगी, जिसका ज़रूरत आपको एग्ज़ाम के लिए एनरोल करते टाइम पड़ेगी। आपका जो एग्ज़ाम है वो NISM सेंटर में होगा, तो आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम के लिए NISM सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑब्वियसली एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसके बाद आप 2 मिनट चैन से बैठ के खुद पे नाच कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है इसका। एंड मिठाई खरीदने से पहले आप NISM सेंटर से अपना पास सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको फॉर्म A और रिलेवेंट एनेक्सर जो है वो IBBI में ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, पर IBBI डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेगी इस चीज़ को लेके, वो RVO के थ्रू आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। और अगर पाया गया कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही है तो फिर आपको 2 खुशखबरी एक साथ मिलेगी। एक, आपको IBBI मेंबरशिप नंबर मिल जाएगी, एंड साथ ही साथ आपके जो RVO है उसकी भी मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाएगी। फिर आपको जैसे ही मेंबरशिप नंबर मिलेगी उसके बाद आपको COP ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, जो कि 1 दिन का होता है। एंड ये जो ट्रेनिंग है आप सिर्फ उसी RVO से कर सकते हैं जिससे आपको मेंबरशिप नंबर मिली है। एंड जैसे ही आपकी COP ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। एंड इसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर्ड वैल्यूअर कह पाएंगे एंड आप फिर असाइनमेंट्स पे साइन कर पाएंगे। तो अब जानते हैं कि आपको कुल मिला के इस कोर्स के थ्रू कितने सर्टिफिकेट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको IBBI पास सर्टिफिकेट भेजेगी। फिर उसके बाद में आपको IBBI मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगी, साथ साथ में आपको RVO मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगी। एंड जैसे ही आपका COP ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगी। तो कुल मिला के आपको 4 सर्टिफिकेट मिलेंगे इस कोर्स में। अब अगर पूछा जाए कि इसका कोई कंसोलिडेटेड स्टडी मटेरियल है क्या, तो इसका जवाब है नो। एंड इसके अलावा आपको प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स पे PDF आपको मिल जाएगी, पर अगर आप उसे पढ़ने जाएंगे तो उसको कंप्लीट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा आपको मोस्टली अपने फैकल्टीज़ के ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा स्टडी मटेरियल के लिए। एंड कंप्लीट सिलेबस और मार्क्स पैटर्न मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, तो आप चाहे तो वहाँ से जाके रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके मन में और भी काफ़ी सारे सवाल होंगे जिसका जवाब मैंने नहीं दिया होगा, तो अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज़ है तो आप चाहे तो FAQs रीड कर सकते हैं। एंड मैंने FAQs का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप वहाँ से एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम आपका NISM सेंटर में होगा, जो कि ऑनलाइन होगा एंड CCTV कैमरा की निगरानी में। इसके अलावा ये जो आपका एग्ज़ाम है ये हर वर्किंग डे पे होगा, और एग्ज़ाम की डेट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, और हर डेट पे आपको अलग अलग टाइम स्लॉट्स मिल जाएगा, तो आप अपने टाइम के हिसाब से भी आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना है। पर एग्ज़ाम फ़ीस आपका 1500 रहेगा, और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि सारे सवालों का जवाब देना, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है 25% का। तो मान लीजिए अगर कोई सवाल 2 मार्क्स का है और आपने उसे गलत दिया तो आपको उसमें -0.5 मार्क्स भी मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा अटेंड करना होगा, जो आपको लगे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता या फिर आप श्योर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम है इसमें पास परसेंटेज 60% है। एंड जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आप चाहे तो साथ ही साथ में आपको एक टेम्परेरी मार्कशीट भी मिलेगी NISM सेंटर से। एंड इसके बाद IBBI भी आपको एक पास सर्टिफिकेट भेजेगी। एग्ज़ाम के दौरान ये ध्यान रखना है आपको कि कोई स्टडी बुक अलाउड नहीं है, ना ही कोई वर्क बुक अलाउड है, और एग्ज़ाम के टाइम पे ना कोई स्मार्टफोन अलाउड है ना स्मार्ट वॉच अलाउड है। एक ही चीज़ स्मार्ट अलाउड है वहाँ पे, ये कि आपको स्मार्ट होके जाना पड़ेगा उधर में। इसके अलावा आपको कोई आप चाहे तो वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप बेसिक कैलकुलेटर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मली कॉमर्स के बच्चे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान इस्तेमाल करते हैं। एंड आप चाहे तो ये एग्ज़ाम कितने बार भी दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने फेल हो गया तो आप दोबारा नहीं दे पाएंगे। आप अपने हिसाब से जितना बार चाहे आप उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे जान पहचान में एक भैया है, तो वो मुझे एक वैल्यूएशन असाइनमेंट के लिए मुझे कह रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोल के एक कोर्स है, तो वो किया जा सकता है। तो हालांकि मुझे इतना कुछ खास इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये कोर्स कैसे करूँ।
एंड यूट्यूब में भी इतना कुछ खास वीडियोस नहीं थे इसके ऊपर में जहाँ से मुझे जानकारी मिल सके। तो हुआ ये था कि लिंक्डइन में मेरे एक फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड से बात होते होते मुझे पता चला था कि वो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोर्स करना चाहता है। एंड उसने मुझे CA राम मोहन भावे सर के बारे में मुझे बताया और बोले कि वो बेस्ट फैकल्टी है, अगर मैं ट्रेनिंग ले लूँ तो गारंटीड मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी बन जाऊँगा। तो उसने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया, मैं उनको कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे सब कुछ ऊपर से नीचे तक सब कुछ अच्छा से गाइड किया, तो मुझे कोई ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी आई नहीं। तो मोस्टली जितना भी मेरा इशू था वो कॉल करने से पहले ही था, कॉल करने के बाद में मुझे कम्प्लीटली एंड तक मुझे गाइडेंस मिलते रहा। तो मैंने पवाई VPO RVO मैंने ज्वाइन कर ली थी CA राम मोहन सर के गाइडेंस में। एंड फिर मेरा 50 आवर्स का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था। 50 आवर्स के जो ट्रेनिंग थे उसमें जो फैकल्टीज़ थे तो वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। सारे के सारे मुझे जितने भी डाउट्स ये सब होते थे सब तुरंत ही सॉल्व हो जाता था। एंड इसके अलावा हमें सारे के सारे प्रेजेंटेशंस भी प्रोवाइड हो जाती थी, तो रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता था। जब 50 आवर्स का मेरा ट्रेनिंग ओवर हुआ तो उसके बाद मैंने NISM सेंटर्स के थ्रू मैंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया। एंड फिर मेरा एग्ज़ाम एक्चुअली मैंने उतना ज़्यादा टाइम लिया नहीं था, मैंने तुरंत ही एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। एंड उस समय मैंने कुछ खास प्रिपरेशन किया नहीं, मुझे लगा था कि शायद से मैं क्लियर हो जाऊँगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट के टाइम में मैंने पूरा अच्छा से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मैं करीब 20 दिन मैंने पढ़ा था, करीब डेली 10 से 12 घंटा के आसपास। उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि कुछ जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स है मैंने उसे यूट्यूब वीडियोस और फैकल्टीज़ के प्रेजेंटेशन के थ्रू कवर किए थे, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गए, फाइनेंशियल एंड स्टेटमेंट्स, ओवरव्यू ऑफ वैल्यूएशन, फिर इसके बाद NDS 36, NDS 113, NDS 103 और NDS 109। तो ये सारे यूट्यूब वीडियो से कवर हो गए। एंड जो भी फैकल्टीज़ है उनके प्रेजेंटेशन से हो गया था। फिर जनरल लॉज जो है करीब 18 मार्क्स का, तो वो कवर अप हुआ था मेरा कम्प्लीटली फैकल्टीज़ के प्रेजेंटेशंस के बेसिस पे। मैंने और कहीं से कुछ स्टडी नहीं किया था इसके ऊपर में। एंड इसके अलावा केस स्टडीज़ और काफ़ी सारे MCQs के जो वीडियोस है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरा, मैं वो CA अभिषेक चौहान सर के जो यूट्यूब वीडियोस जो है मैंने वो सब देख लिया था। तो हालांकि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में मुझे पता चला कि CA अभिषेक चौहान सर मतलब कि कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए मैंने उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो तो आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारा वीडियोस देखा था, यूट्यूब वीडियोस देखा था वैल्यूएशन के ऊपर में। एंड मैं काफ़ी क्रेडिट दे सकता हूँ कि मेरे पास नॉलेज से भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, इन द सेंस कि जैसे मैंने CA में जो पढ़ाई की थी, MCOM के लिए मैंने जो पढ़ाई की थी, DRM के लिए जो मैंने पढ़ाई की थी, वो सब नॉलेज भी मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया था। तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल मेरे सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम में मैंने 80 to 85 मार्क्स का सिलेबस मैंने कंप्लीट की थी अराउंड 20 डेज़ में। एंड करीब मैंने डेली 10 से 12 घंटा मैंने डिवोट किया था। एंड जब मैं एग्ज़ाम हॉल में था तो एग्ज़ाम में हमें एक वाइट पेपर भी प्रोवाइड किया गया था तो रफ वर्क के लिए। तो मैंने उसे 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया था। एक में मैंने लिखा था 100%, मतलब जिसमें मैं श्योर हूँ कि 100% ये करेक्ट होगा। एक था 50% के लिए, जिसमें मुझे लग रहा था कि शायद से राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, जिसमें थोड़ा मुझे लग रहा था कि हाँ कि हाई चांसेस है पास होने का, तो मैंने उसे 50% कैटेगरी में डाला। इसके अलावा एक मैंने कॉलम बनाया था 25%, जिसमें मुझे बहुत लो चांसेस था कि हाँ कि ये राइट हो सकता है, लेकिन स्टिल मैं रिस्क लेने के लिए रेडी था, तो मैंने उसे 25% के कैटेगरी में डाला। और इसके अलावा मैंने एक अलग कैटेगरी बनाई थी स्किप बोल के, जिसमें मैंने क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं किया। तो जैसे जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन में अटेंड कर रहा हूँ तो मैं साथ ही साथ में वो चारों कॉलम में मैं ढाले जा रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ओवर होने वाला था तो मैं कैलकुलेट करके देख रहा था कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है। तो जो 100% वाले जो कैटेगरी में थे तो मैंने उसमें खुद को फुल मार्क्स में डेजिग्नेट किया। तो उसके हिसाब से मुझे दिख रहा था कि हाँ कि 45 मतलब कि श्योर है कि 100% श्योर है कि 45 श्योर आ जाएगा मेरा। फिर 50% कैटेगरी के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ कि 12-13 मार्क्स मुझे यहाँ से मिल जाएगी। 25% कैटेगरी से मुझे पता चल जा रहा था कि 6-7 मार्क्स और मिल जाएगी। तो ओवरऑल ऐसे देखा जाए तो मुझे समझ में आ रहा था कि 60 मेरा क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अब ये मेरा अंदाज़ा था, हो सकता है कि कुछ और भी रॉन्ग हो। तो मैं कोशिश में लगा हुआ था कि मैं और भी कुछ क्वेश्चन अटेंड करूँ जो मैं स्किप कैटेगरी में रख रखा था। तो मुझे पता था कि मैंने कौन सा छोड़ा है। तो मैं उसी कोशिश में लगा हुआ था कि मैं कोई ऐसा क्वेश्चन अटेंड कर सकूं जिसमें मैं श्योर हो सकूं कि मुझे इसमें मार्क्स मिल जाएगा। तो बीच में मैंने एक केस स्टडी मैंने देखा था, तो उस समय मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया था। तो आखिरी 30 सेकंड थे मेरे पास में, मैं दोबारा से उसे ट्राई कर रहा था एंड अल्टीमेटली मुझे एक आंसर समझ में आया कि हाँ कि ये आंसर होना चाहिए। एंड मैंने लास्ट 13 सेकंड में मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया।
एंड सेलेक्ट करके मैंने सबमिट किया एंड जो मेरा मार्क्स आया वो था 61.75। तो मेरे लिए ये डिसीजन काफ़ी अच्छा रहा कि मैंने लास्ट मोमेंट तक मैंने कैसे भी करके मैंने अपने लॉजिकल रीजनिंग को इस्तेमाल करके मैं कंप्लीट कर लिया एग्ज़ाम। और एंड मोमेंट में मैंने जो 2 मार्क्स का अटेंड किया, अगर नहीं किया होता तो हो सकता था कि मैं 0.25 के लिए मैं फेल हो जाता। तो यही है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको एकदम श्योर हो कि हाँ कि आप पास हो ही जाओगे, थोड़ा बहुत डाउट होता है। तो जितना हो सके आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसी कोशिश में रहिए कि आपको अपना दिमाग अच्छा से इस्तेमाल करना है और जितना हो सके आप काम रखिए खुद को और एग्ज़ाम पे फोकस करिए। फिर मेरा जैसे ही एग्ज़ाम ओवर हुआ तो मेरा जब मैंने सबमिट किया तो मेरा पास रिज़ल्ट आया। तो 10 मिनट तक तो मैं सीट में ही बैठा हुआ था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। फिर उसके बाद में मैंने NISM सेंटर से वो टेम्प्रेरी मार्कशीट ली। फिर NISM सेंटर से मार्कशीट लेने के बाद में फिर उसके बाद में बाकी जो प्रोसीजर्स हैं मैंने वो सारा फॉलो किया कि मैंने फॉर्म A सबमिट किया IBBI में। हालांकि मैं थोड़ा सा लीलियंट हो गया था एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में। तो जैसे मैंने सबमिट किया तो मेरे पास में रिमार्क्स आई करीब 27 रिमार्क्स कि ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट गलत है, इसमें ये करेक्शन चाहिए, वो करेक्शन चाहिए। तो मैं लीलियंट हो गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं दूसरे काम में बिजी हो गया था तो मैं इसको उतना प्रायोरिटी दे नहीं रहा था। फिर मैं 1 महीना बाद जाके मैंने दोबारा से करेक्शन करके मैंने फॉर्म सेंड किया IBBI को। अब हो ये रहा था कि मैंने जब दोबारा से सबमिट किया तो इस बार भी बहुत एरर आए, पहले से कम आए, पहले 27 थे फिर 22 आए। तो इस बार मैं लीलियंट नहीं हुआ। मैं इस बार जैसे जैसे मेरे पास में एरर आ रही थी तो मैं तुरंत वापस से उसे करेक्ट करके वापस से सेंड करा था। हुआ ये था कि अल्टीमेटली मेरा जो फॉर्म है वो 10 बार रिजेक्ट हुआ होगा, लेकिन फिर उसके बाद 10 रिजेक्शन के बाद में एक बारी जब मैंने अप्लाई की तब जाके एक्सेप्ट हुआ। एंड जैसे एक्सेप्ट हुआ तो RVO से भी मुझे मेंबरशिप नंबर मिल गई, मेल आई थी और साथ ही साथ में मुझे IBBI से भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया था। उस समय मुझे ऐसा लगा था कि अब सारा प्रोसीजर ओवर हो गया। एक्चुअली मुझे COP ट्रेनिंग के बारे में नहीं पता था। एंड फिर जब मुझे पता चला कि 1 दिन का COP ट्रेनिंग भी करना होता है जो कि फॉर्मेलिटी होता है एंड इतना कुछ है नहीं है ऐसा चीज़ कि अगर मैं मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ एग्ज़ाम होगा। ये ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग रहती है जो सबको को करना होता है। तो मुझे लगा था कि चलो ठीक है जल्दी ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास में क्वालिफिकेशन आ जाएगी, COP आ जाएगी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मेरा मेंबरशिप आया था 19 मार्च को एंड उसके बाद में मेरा जो COP ट्रेनिंग हुआ वो हुआ मेरा 20 जून में जाके, करीब 3 महीना का गैप के बाद में। जैसे ही फिर मेरा जो COP ट्रेनिंग हुआ तो उसके फिर 2 दिन बाद मुझे सॉफ्ट कॉपी मिल गए थे COP की। उसके बाद में मैं खुद को बोल पाया कि हाँ कि मैं अब कंप्लीट रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ और उसके बाद ही मैं असाइनमेंट स्टार्ट कर पाया। तो आप लोग के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है, अगर आप लोग का बाई चांस अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको लीनियंट नहीं होना है, आपको तुरंत ही मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए एंड ताकि आपका COP ट्रेनिंग भी जल्दी हो जाए। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था 3 दिसंबर 2020 को और COP आते आते मेरे करीब 6 महीना गुजर चुका था। मुझे मिली COP 20 जून 2021 में। हालांकि जैसे ही मेरा ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में मेरे पास में साइनिंग पावर आ गई। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो काइंडली मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह काम की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। और इसके अलावा जिनको भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोर्स करना है या कोचिंग लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए अलग अलग कोर्सेज़ की तो मैंने DISA और DRM के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के बाद में आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं।